भी मदद कर सके इंशाल्लाह पूरी मदद करेंगे, बिकॉज ये मुल्क की जरूरत है, ये सिर्फ वाजिब पाकिस्तान की जरूरत नहीं है। मैं अपने वर्कर, सपोर्टर और सबको कहता हूँ जज्बात को काबू में रखें। खान साहब के लिए हम हर मुमकिन कोशिश करते हैं, धरने भी दिए, प्रोटेस्ट भी किए, रैलीज भी निकाली, इंटरनेशनली सारे लोगों ने प्रोटेस्ट किया, अदालतों में चले गए। मैं फिर से वाजे करना चाहता हूँ कि आप जो मर्जी टॉर्चर कर लें, आप मुझे सारी जिंदगी जेल में भी रख लें तो मैं नहीं झुकूंगा। कोई भी वर्कर्स और मेरे नजरिए के साथ नहीं है तो आइंदा इस पार्टी में उनकी जगह नहीं है। वो भी लोग जो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं, उनकी कोई पार्टी में जगह नहीं है। पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। इंडिया और पाकिस्तान की जंग तो खत्म हो गई, लेकिन टेंशन मुसलसल जारी है। इंडिया से रोज कोई बयान आ जाता है, पाकिस्तान को उसका जवाब देना पड़ जाता है। अब एक बहुत बड़ा सवाल इस वक्त पाकिस्तान के अंदर गर्दिश कर रहा है, और यह सवाल इंडिया के अंदर भी है कि जंग क्या मुकम्मल तौर पर खत्म हो गई है, और अगर इंडिया मकबूजा कश्मीर के ऊपर या टोटल कश्मीर के ऊपर बात नहीं करता, पानी का मसला हल नहीं करता, ट्रेड पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान शुरू नहीं होती, तो फिर यह मसला कैसे खत्म होगा? फिर या क्या जंग मुकम्मल तौर पर खत्म हो सकेगी? फिर ये मामलात इसी तरह जारी और सारी नहीं रहेंगे? बहुत बड़ा सवाल है, आज के शो में भी हम डिस्कस करेंगे। और पाकिस्तान और चाइना के जो नए रिलेशन डेवलप हुए हैं, और इन रिलेशंस को दुनिया अजीब सी नज़रों से देख रही है, और इंडिया भी बड़े अजीब से नज़रों से देख रहा है। आने वाले दिनों में इन ताल्लुकात का क्या नतीजा निकलेगा? क्या कोई ब्लॉक बन रहा है दुनिया के अंदर? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है जो आज के शो में हम डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ क्या अफवाज अगर वापस चली गई है इंडिया की और पाकिस्तान की अफवाज पे जैसे थे पे चली गई है, तो क्या अब ये समझा जाए कि अमन दोनों साइडों पर हो जाएगा? बड़े बड़े सवाल है जो आज के शो में हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं मेजर जनरल रिटायर्ड तारिक रशीद खान साहब, दिफाई तजियाकार हैं। इनके साथ एयर वाइस मार्शल एजाज महमूद साहब तशरीफ रखते हैं, और साथ साथ हमारे मसूद खालिद साहब तशरीफ रखते हैं। चीन के अंदर तवील तरीन मुद्दत के लिए ये हमारे सफीर रहे हैं पाकिस्तान के, 6.5 साल चाइना के अंदर इन्होंने गुजारे हैं, तो चाइना को बड़ी अच्छी तरह समझते हैं। जनरल साहब ये फरमाइएगा कि जब फौजें वापस हो जाएं तो अमन हो जाता? देखिए, मतलब अमन तो हो ही, फौजें वापस होने का मतलब ही यही है कि दोनों पार्टी ने रियलाइज कर लिया है कि बातचीत होनी चाहिए और टेंशन डिफ्यूज हो रही है। बट एक कैपेबिलिटी होती है, दूसरी इंटेंशन होती है। तो इंटेंशन ओवरनाइट चेंज हो जाती है कि फौजें वापस चली जाएं, क्योंकि बयान नहीं रुक रहे, बयान तो बढ़ते जा रहे हैं। मैं समझता हूँ इंडिया की इस वक्त जो प्रेडिक्मेंट है वो ये है कि बयान ही दे सकता है। अब अगर बयान भी ना दें जावेद साहब तो क्या दें? कुछ तो फेस सेविंग करनी है ना। जैसे आप देखें अंदर उन्होंने काफी उखाड़ पिछाड़ मिलिट्री हायरार्की में की, और काफी सारे जनरल को सैक किया, वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ को सैक किया, डीजी डिफेंस इंटेलिजेंस को सैक किया, नदर्न कमांड कमांडर को सैक किया। तो अब वो झूठ बोल रहे थे, कुछ अर्सा तो झूठ चल पड़ा कि हमने आज इनको जैसे जनरल सईद आसिम मजीद को अल्लाह ताला ने के करम से फील्ड मार्शल बन गए कि हमने उनको हिरासत में ले लिया, पकड़ लिया। लाहौर बंकर में घुस गया। अच्छा, लाहौर की बंदरगाह में लाहौर की बंदरगाह में चले गए, पेशावर को कैप्चर कर लिया है। तो देखें झूठ मत धर झूठ, और कितना झूठ बोला। तो अब वो जो लोग हैं वहां पे सेन मीडिया है या इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल मीडिया है, वो सवाल उठा रहे हैं। अब उनसे पूछते हैं जी आपके दायरे गिरे, वो बता ही नहीं रहे। अब दुनिया कह रही है कि गिरे, वो कितने गिरे? भाई ये स्टेट है, वो कॉन्फिडेंशियल चीज हम बता नहीं सकते नेशनल सिक्योरिटी में, तो कब तक झूठ छुपाएंगे? बातें कर सकते हैं, और ड्रामों में और फिल्मों में तो वैसे ही बहुत आगे हैं वो। तो उन्होंने समझा था कि ये जो बायलैटरल तल्लुकात होते हैं, जंगें होती हैं, शायद ये भी एक फिल्म की तरह होगी। तो ये फिल्म की कहानी उन्हें बड़ी महंगी पड़ी है, और उनके पास कोई चारा नहीं जावेद साहब मेरे अपने ख्याल में। मैं बड़ा ये वसूख से कह सकता हूं, अगर उनमें जरूरत होती, अगर पाकिस्तान पे कभी फ्यूचर में हमला फॉर एग्जांपल अगर कर सकते होते, तो जब हमने उन पे अटैक किया था फायर पावर से, मिसाइल और आर्टिलरी के साथ एक पूरा बराज फायर किया था ऑल अलोंग हमारे जो है स्पेशली LOC के, तो जवाब देते। तो हमने तो जवाब दिए उनको, हमने तो जवाब दिए। ब्रिगेड हेडक्वार्टर उड़ा दिया हमने, ब्रिगेड हेडक्वार्टर के उड़ाए, बटालियन हेडक्वार्टर उड़ाए। देखें S-400 की 2 साइट उड़ा दी, ब्यास पे और नगरोटा पे उड़ा के तबाह कर दी, और सारे एयरफील्ड जो फॉरवर्ड थे उन पे स्ट्रेफिंग की, उनको अनसर्विसेबल बना दिया। भाई कुछ तो जवाब दो, कोई जवाब नहीं आ सका उनका। तो अगर उनमें कैपेबिलिटी, खौफजदा हो गए, डिमोरलाइज हो गए, तैयारी नहीं थी। आई थिंक हमारा जो मोदी को सपोर्ट नहीं करना चाह रही थी फौज। हमारा जो रिस्पांस था ना, वो जैसे जयशंकर साहब कह रहे थे
कि अभी रिसेंटली बयान आया कि हमने तो पाकिस्तान को पहले वार्न किया था कि हम स्ट्राइक कर रहे हैं और सिविलियन टारगेट्स को करेंगे। भाई पाकिस्तान का जो रिस्पांस आपकी मर्जी के मुताबिक होगा। इस दफा पाकिस्तान इजाजत दे दे कि सिविलियन को मार दें तो इस दफा आई थिंक वो उनको पुरानी शायद आते पड़ी हुई थी। इस दफा यहाँ जो डिफरेंस था ना वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का था, जिसका एक बड़ा रिजॉल्व था, एक कमिटमेंट थी कि जवाब आएंगे तो हम फौरन देंगे और बड़ा पेनफुल और इफेक्टिव देंगे। तो वो जवाब उनको गया और उनको नाके चने चबा दिए। अब वो खिसियानी बिल्ली बने हुए हैं, कभी कहते हैं बाहर हम भेजें, बाहर जाके क्या बात करेंगे आप कि पाकिस्तान ने हमें मारा है। दुनिया जो है वो रियलाइज कर बैठी है कि पाकिस्तान उससे 6-7 गुना छोटा मुल्क जिस तरह रिस्पॉन्ड किया, जैसे तैयारी कराए हैं और जैसे एयरफील्ड्स पे अटैक किया, S-400 कभी लोग दुनिया ने सोचा नहीं था कि उसको कोई स्ट्राइक कर सकता है। अब जहाज हमारे जाके देखें, ऐसा सिस्टम जैम किया कि उस जो एयर डिफेंस है उसको ही कोलैप्स कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ये तो इंप्यूनिटी के साथ पूरे हिंदुस्तान में जाके अटैक कर सकते थे, तो हमने छोड़ दिया। और साथ हमारा एक होलसम जैसे स्पेक्ट्रम है, साइबर वॉरफेयर, उसको सैटेलाइट की यूजेज, वो सारा करके, और जैसे PL-15 ने रोल प्ले किया। अब देखिए अमेरिका के पास भी जो सबसे बड़ा BVR है ना, 200 किलोमीटर रेंज है, A260, ये 300 किलोमीटर अब तो सुन रहे हैं, इससे भी ज्यादा है। तो इन सब चीजों ने मिलकर ओवरऑल गेम चेंज की। लेकिन मैं समझता हूं कि जो लीडरशिप का रिजॉल्व था ना कि वी विल गो टू एनी लिमिट टू डिफेंड दी सॉवरेनिटी एंड बड़ी बात है, उसका नतीजा भी तो सबके सामने है। एजाज साहब ये फरमाइएगा सर, ये जो इंडियन है ये तस्लीम क्यों नहीं कर रहे कि जी हमारे कितने त्यारे पाकिस्तान ने गिराए, वजह क्या सर इसकी? देखिए जी, जंग का जो नतीजा है अब उसके ऊपर हमेशा ये एक फॉग तो रहती है, क्योंकि वो जीतने वाले अपने उनकी सच्चाई होती है जिसको वो सब्सटेंशिएट करते हैं। आजकल के ज़माने में ख़ास तौर पे वीडियो हर वेपन के साथ, हर प्लेटफॉर्म के साथ बेहतरीन डिजिटल रिकॉर्डिंग होती है, वो दिखाई जा सकती है। लेकिन हारने वाला इतनी आसानी से मानता नहीं है, क्योंकि उसने भी तो फेस सेविंग करनी है ना। तो अभी वो कहते हैं कि फौजियों के दिल बड़े होते हैं, वो अपनी हार को मानते हैं। नहीं, देखिए ये आपकी बात ठीक है, और प्रोफेशनल फोर्सेस जो हैं, आर्मीज हो, एयर फोर्सेस हो, उनमें ये एक ट्रेडिशन है। लेकिन वहाँ का बयानिया तो फौज तो नहीं बना रही ना, वो तो उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप बना रही है। जिनको सबसे ज़्यादा जो उनकी नुकसान हुआ वो उनका जो पॉलिटिकल कैपिटल था उसको डेंट हुआ, तो उसको तो उन्होंने अब डैमेज कंट्रोल करना है ना, तो इसलिए वो उस प्रोसेस से गुजर रहे हैं। लेकिन हर जंग के बाद एक इंडिपेंडेंट हमेशा जो है रिव्यू होते हैं और उसमें सपोर्टिंग एविडेंस के साथ वो नताइज आ जाते हैं, डॉक्यूमेंट हो जाते हैं, हिस्ट्री बुक्स में आर्काइव हो जाते हैं। तो इसमें ऐसी कोई बात है नहीं, छुपाने वाली कोई बात, छुपने वाली कोई बात नहीं। छुपाने वाली तो उनकी कोशिश है, बात ये छुप नहीं सकती। क्योंकि राफेल तो मान रहा है जी हमारे जी, वो कहते हैं एटलीस्ट वन। जी जी, तो एटलीस्ट वन का मतलब ये है कि एक से ज्यादा है। वो मकतूल तो मान रहा है, लेकिन वो जो उनके पास लाश है वो नहीं मान रही, वो नहीं मान रहे सारे। अच्छा मसूद खालिद साहब ये फरमाइएगा सर, ये चाइना और पाकिस्तान का जो नया रिलेशन स्टार्ट हुआ है और ये दिफाई रिलेशन है, क्योंकि हमने उनकी वार मशीनरी को टेस्ट करके पूरी दुनिया को बता दिया है कि ये बेस्ट है, और उसमें उनके स्टॉक्स देख लें कहां से कहां चले गए। तो नई इक्वेशन, नई दोस्ती जो है उसका क्या नतीजा निकलेगा? जी शुक्रिया चौधरी साहब। देखिए बात यह है कि दिफाई ताउन जो है चीन के साथ वो तो हमारा बड़ा पुराना है, और मैं रिकॉल करूंगा यहाँ पर कि जब 65 की वॉर हुई थी इंडिया पाकिस्तान की, तो उस वक्त जो हमारी इन्वेंट्री थी वो मोस्टली अमेरिकन थी, और अमेरिका ने हमारी इमदाद रोक दी, और उस वक्त जो यहाँ पर क़यादत थी, जो लीडरशिप थी, उन्होंने चाइना को रुजू किया, और चाइना ने यानी कि जो थी वो इमरजेंसी सप्लाईज जो थी हमें दी। उसके बाद से ही जो है वो ये सिलसिला चल रहा है। और फिर मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि लेट 60s में चाइना ने हमें एक खासा बड़ा क्रेडिट दिया था $300 बिलियन का। उस वक्त तो ये $300 मिलियन बहुत बड़ी रकम थी अगर आप उसको क्वान्टिफाई करें, और वो भी इसी किस्म में कुछ हमारे इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स के लिए और कुछ हमारी डिफेंस इक्विपमेंट वगैरह के लिए वो कर्जा दिया गया था, और उसमें चाइना बड़ा गरीब था। तो ये दिफाई ताउन जो हमारा है ये तो चीन के साथ पुराना चल रहा है, और इसमें पिछले चंद यानी कि दिहाइयों में कह सकते हैं आप कि बड़ी ही इसमें वो तेजी आई है, या क्या कहेंगे उसको, यानी कि स्ट्रॉन्ग हुआ है ये। तो अब जो ये प्लेटफॉर्म्स थे ये हमने जो थे J-10C, ये भी अभी कोई ज़्यादा हमारे पास पुराने नहीं थे, मेरे ख्याल 1-2 साल पहले हमने लिए हैं, और ये बिल्कुल टेस्ट हुए हैं,
और उसके साथ सारा इंटीग्रेटेड सिस्टम है जिसको यानी कि पूरा जिसको कहते हैं इंटरलॉक किया गया, इंटीग्रेट किया गया। और ये मतलब ये कि J-10C, लेकिन बात यह जी कि जहाज तो अपनी जगह पर है, लेकिन उसको उड़ा कौन रहा था? वो क्रेडिट जाता है हमारे फजाइया के पायलट्स, और पायलट्स ने पहली दफा यह लोहा नहीं बनवाया। आप देखिए 65 और MM आलम का रिकॉर्ड, और दूसरे शहीदों का रिकॉर्ड हमारे रफीकी साहब थे, और बहुत थे, बहुत नाम है। उसके बाद आप 71 देखिए, फिर हमने क्या कहते हैं मिडिल ईस्ट में इजराइल के खिलाफ जो थे वो पायलट्स हमारे गए और वो जाके लड़े। उसके बाद ये देखिए जो था अपना 19 का जो वाकया था पुलवामा वाला, हमने जहाज गिराया, पायलट भी कैप्चर कर लिया। यानी अभिनंदन का जब जहाज गिराया तो उस वक्त हमारे पास J-10 नहीं थे, वो हमने आम नॉर्मल जहाजों से उनका जहाज गिरा लिया। जी हमारे पास थंडर थे जो कि चीन और पाकिस्तान को प्रोड्यूस कर रहे हैं, जॉइंटली प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये J-10C तो मेरे ख्याल है अभी 2 साल हुए हैं उसको आए हुए, तो ये बड़ा अच्छा टेस्ट भी हो गया, चाइनीज टेक्नोलॉजी का भी पता लग गया, और हमारे पायलट्स का जो प्रोफेशनलिज्म है वो तो बिल्कुल उसने अपना लोहा बनवा लिया। तो ये चाइना के लिए भी मेरे ख्याल एक अच्छा हुआ है, यानी कि जो उनको फायदा हुआ कि उनका ये टेस्ट हो गया, क्योंकि कॉम्बैट में ये जो है ये J-10C बिल्कुल अभी आजमाया नहीं गया था। तो और रफाइल के वीज़ा तो इसीलिए दुनिया में इस वक्त जो है बड़ी इस पे वो हो रहा है, कमेंट्री हो रही है कि जी ये देखिए जो यूरोपियन प्लेटफॉर्म से ये इनकी मतलब एक किस्म की इनको सेटबैक मिला है चाइनीज जो जहाज थे उनकी वजह से। वो सही है। अब ये आइंदा दिनों में आप देखिएगा कि जो इसके ऊपर जो डिफेंस एनालिस्ट हैं और स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी के लोग हैं, डिफेंस जर्नल्स में इसके ऊपर बड़े आर्टिकल्स आएंगे, अभी कॉलम्स आने शुरू हो गए कि ये जो है ये जो है यानी कि पलड़ा जो है, देखिए चाइना ने पिछले 10-12 साल में 15 साल में टेक्नोलॉजी के मैदान में बहुत तरक्की और वो अभी भी कर रहे हैं। उनका तकरीबन 6% के करीब जो है GDP का वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट और एजुकेशन के ऊपर खर्च होता है। इट्स ए ह्यूज अमाउंट। वो अमाउंट डिफेंस एक्सपेंडिचर से ज्यादा है उनकी। तो टेक्नोलॉजी के मैदान में उन्होंने बड़ी कामयाबी हासिल की है, और ये प्लेटफॉर्म और अभी तो वो जो है क्या है वो J-35 स्टेल्थ जो है वो भी बना है। तो बिल्कुल एक नई इक्वेशन जो है साउथ एशिया में डेवलप हुई है, जिसको शायद इंडिया भी एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहा है कि जी हमारा तो मुकाबला जो है वो चाइना से। हालांकि ऐसी बात नहीं है भाई, आपके पास भी तो फ्रेंच और क्या कहते हैं रूसी जहाज थे, तो अगर हमारे पास चाइनीज जहाज हैं, अब तो अमेरिकन की तरफ जा रहे हैं ना सर, अब अमेरिकन जहाज लेना चाह रहे हैं वो। लेकिन सर मसूद साहब मैं ब्रेक लूंगा, लेकिन आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि इंडिया की तरफ से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि हमारी लड़ाई सिर्फ पाकिस्तान अकेले मुल्क से होती तो हमने पीस के रख देना था पाकिस्तान को, हमारी लड़ाई चाइना और पाकिस्तान के साथ थी। वो कहते हैं ये दोनों इकट्ठे होकर लड़े हमारे साथ। तो ये बात किस हद तक दुरुस्त है? छोटी सी ब्रेक है, वो दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। ये फरमाइए मसूद साहब, ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है इंडिया से कि जी पाकिस्तान के साथ लड़ाई होती तो कोई मसला ही नहीं था, ये तो पाकिस्तान चाइना दोनों मिल गए थे इसलिए हम हार गए या हम वो टारगेट अचीव नहीं कर सके जो हमें करना चाहिए। तो हम भी ये कहते हैं कि भाई हमारी लड़ाई भी सिर्फ इंडिया के साथ नहीं थी, इंडिया और इसराइल के साथ थी। देखिए बात ये बड़े अफसोस की बात है कि जब से ये लड़ाई शुरू हुई 22 अप्रैल के बाद, और जिस तरह उनके मीडिया ने इंतहाई यानी कि लव किस्म के फजूल किस्म के जो जिस तरह प्रोपेगेंडा किया और नई नई कहानियां गढ़ी, तो मतलब ये ना तो ये तो इतनी बड़ी जमहूरियत अपने आप को कहता है, ये जमहूरियत तो है ही नहीं थी ये तो बिल्कुल। और जो वहां पर हुकूमत है वो भी एक यानी कि फाशिस्ट ओरिएंटेशन की हुकूमत है जो हिंदू नेशनलिज्म को आगे लेके बढ़ रही है। अब उन्होंने एक नई कहानी कर दी। भाई बात यह है कि जिसके पास जो इन्वेंट्री, जिसके पास जो इक्विपमेंट है उसी से लड़ेगा ना। हमारे पास चाइनीज इक्विपमेंट था तो हमारे पास चाइनीज जहाज थे, हम उससे लड़े। आपके पास फ्रेंच जहाज थे और रूसी जहाज थे, आप उससे लड़े। और इजराइल की तो कोलैबोरेशन है। देखिए सिप्री जो है, सिप्री ने अपनी रिपोर्ट हाल ही में एक आई थी, उसने कहा कि पाकिस्तान जो है जो इसकी मिलिट्री सप्लाईज हैं, चाइना तकरीबन 80%, 81% जो नीड्स है पाकिस्तान की पूरी की हैं उसने पिछले 3-4 सालों में। तो चाइना का इक्विपमेंट हमारे पास है, लेकिन चाइना का क्या ताल्लुक है? चाइना तो नहीं लड़ रहा था, चाइनीज पायलट से लड़ रहे थे। ये तो हमारे नौजवान थे, हमारे जवान थे, हमारे सोल्जर्स थे, हमारे पायलट से जो लड़ रहे थे। तो ये फजूल किस्म की बातें हैं। बहरहाल लेकिन जहां तक इजराइल का ताल्लुक है वो तो अब सामने विजुअल्स आ गए हैं सामने।
जो ड्रोन्स उन्होंने फेंके हैं वो मेड इन इजराइल सामने लिखा हुआ है, तो इजराइल जो है वो भी टेक्नोलॉजी के मैदान में बहुत आगे है और उसकी कोलैबोरेशन जो है इंडिया के साथ बिल्कुल खुल के सामने आई है। और ये हमारे लिए एक लम्हा फिक्रिया भी है, क्योंकि ना सिर्फ ये कि हमें अपने जो हमारी टेक्नोलॉजिकल बेस है, हमारे साइबर डोमेन में भी हमने बड़ा अच्छा इस दफा परफॉर्म किया। और देखिए दुनिया लिख रही है, आज न्यूयॉर्क टाइम्स जो दुनिया का सबसे बड़ा इन्फ्लुएंशियल अखबार है, उसने आज ये लिखा है कि ये जो लड़ाई थी इट वाज ए स्ट्रेटेजिक सेटबैक फॉर इंडिया। और ये दूसरी कमेंट्रीज भी आ रही हैं, यूके में, अमेरिका में। देखिए इंटरनेशनल ओपिनियन क्या कह रही है, और उनका नैरेटिव नहीं बिका, नहीं चला। तो कहने का मतलब ये है जी कि इंडिया जो मर्जी कहता रहे, लेकिन उसको नुकसान हुआ है। अभी द वेरी फैक्ट कि हमने तो पहले दिन ही बता दिया, दूसरे दिन ही, कि हमारे इतने नौजवान और जवान हमारे अफसर शहीद हुए, जख्मी हुए, ISPR ने बताया। आज तक इंडिया की तरफ से वो डिटेल्स नहीं आई। आज तक हमें ये नहीं बताया गया कि इंडिया के कितने छुपा रहे हैं, ठीक है ना। तो मतलब ये कि छुपाने की सर वो छुपा रहे हैं। ये फरमाइए सर, ये जी जी जैसे ये बताइएगा, क्योंकि जाहिर है इस मरतबा तो हमने बड़ा फेंटा लगाया इंडिया को, लेकिन आप ये समझते हैं कि क्या वो अपनी हार मान लेगा और क्या वो नए सिरे से अपनी एयरफोर्स को मजीद डेवलप करके एयर डिफेंस को मजीद बेहतर बना के दोबारा बदला लेने की कोशिश नहीं करेगा? देखिए जी, हार मानने की कोई फॉर्मल कोई सेरेमनी या कोई एग्रीमेंट या ऐसी डॉक्यूमेंटेशन तो होनी नहीं है। सो वो अपने आप को रिइक्विप करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, क्योंकि वो हमेशा से बरसगीर में उनकी तरफ से ही पहल होती है। आर्म्स रेस को वही हमेशा फ्यूल करते हैं और हम अपनी एक मिनिमम क्रेडिबल डेटरेंस को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं और उसके मुताबिक हम भी अपने आप को इक्विप करते हैं या मॉडर्नाइज करते हैं। तो अब यकीनन वो मल्टीपल सोर्सेज से, जैसे आपने खुद कहा कि वो अमेरिकन सोर्सेज को भी वो रशियन टेक्नोलॉजी को मज़ीद बेहतर लेंगे, तो इस्राएली टेक्नोलॉजी लेंगे। एंड राइटफुली आई वुड से कि मतलब जब आप एक ऑपरेशन में नाकाम हो जाते हैं तो फिर आपको यकीनन अपनी प्रिस्क्रिप्शन बदलनी पड़ती है। हाईएस्ट टेक्नोलॉजी तो उनके पास थी, सबसे बेहतरीन जहाज उनके पास, सबसे बेहतरीन डिफेंस सिस्टम उनके पास, सबसे बेहतरीन मिसाइल उनके, सबसे अच्छे ड्रोन उनके पास, क्या कर लिया उन्होंने? अच्छा नहीं, देखिए बात यह है कि पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी की जो सबसे कटिंग एज टेक्नोलॉजीज है वो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में इस्तेमाल होती हैं, और वो जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो हर चीज़ को थोड़ा सा एग्जेजरेट करके सिमुलेशन के ज़रिए अपने जो है ना मार्केटिंग से वो बेचते हैं अपना असला। अब ये तो यूज़र के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपनी जनरल स्टाफ रिक्वायरमेंट या एयर स्टाफ रिक्वायरमेंट बना के वो क्या कैपेबिलिटी एक्वायर करना चाहते हैं और उसके मुताबिक क्या चीज़ पिक करते हैं। और जब कोई चीज़ पिक हो जाती है तो फिर उसके ऊपर महारत हासिल करना, उसके ऊपर अपने आप को कॉम्बैट रेडी करना। और जहाँ एयरफोर्स की सूरत में जब ये सब एक और बहुत बड़ा इंडिया का चैलेंज रहा है हमेशा से कि उनकी जो सर्विसेबिलिटी रेट और रिलायबिलिटी रेट हमेशा बहुत लो रहा है। ठीक है, तो यानी इक्विपमेंट के बजाय नई फौज लेनी चाहिए कहीं से, उनको अपनी पूरी जो डॉक्ट्रिन है लड़ने की वो भी, और मेरा ख्याल है अपने, हालांकि दोनों फोर्सेस का जो एवोल्यूशन है वो सेम है, लेकिन वो शायद उनको सही तरीके से जो है ना वो फिर बाद में ओरिएंटेशन, उनके दिल में कोई खौफ है जी या वो दबते हैं पाकिस्तानियों से, क्या होता है? नहीं, मेरे ख्याल में जी उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हम लोग अपने साइज में मुल्क छोटा होने की वजह से, या देखिए पाकिस्तान बना क्यों था? पाकिस्तान बना ही इस थ्रेट के अगेंस्ट था कि मुस्लिम माइनॉरिटी जो है इसको खा जाएगी, इसको वो खा जाएगी। तो जब उन्होंने पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया, 48 की जंग हुई, फिर उसके बाद 65 की जंग हुई, तो हम लोग हमेशा एक मकसद के साथ अपने आप को इक्विप करते रहे और तैयार करते। जब आपको एक खतरा रियल हो, जब आपका पायलट इस यकीन के साथ उड़े कि मैं वाकई अपने मुल्क के दिफा के लिए जो है ना टेक ऑफ कर रहा हूँ, जब आप शहादत है, जी, जब आपका सोल्जर जो है ना वो हाईएस्ट माउंटेन्स पे वो वेपन लेके सारी रात खड़ा है, जहां पे सिर्फ मौसम से लड़ना ही जो है ना वही असल जंग है, ठीक है ना, जो अभी चल रही है। तो जब सबसे बड़ा एनिमी आपका, तो जब आपका ये जज्बा है ना, जब आपकी थ्रेट असल होती है, जब आप ये समझते हैं कि
आप एक मकसद से खड़े हैं ना, तो फिर आप अल्लाह ताला ने जो आपको एबिलिटीज दी होती हैं आप उनको मैक्सिमम हो, फिजिकल हो, मेंटल हो, मैक्सिमम इस्तेमाल करते हैं। जब आपको ये जोम हो कि भाई हमारे पास बहुत कुछ है, हमें कोई मसला नहीं है, हम तो जब जरूरत पड़ेगी हम तो सब कुछ खा जाएंगे और हम सबको जो है ना रोन डालेंगे, तो फिर आपका अल्टीमेटली जो है ना ये तकब्बुर, रब्बुल आलमीन को तकब्बुर पसंद नहीं है। वो सिर्फ ये, और ये बात जो है सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है। अल्लाह ताला ने देखें कितनी बड़ी बड़ी सिविलाइजेशन आई, वो हमेशा आखिर पे वो खाकस्तर हो खत्म हो जाती है, जाहिर है। जनरल साहब ये फरमाइएगा सर, ये पाकिस्तान के दो बड़े इश्यूज हैं इंडिया के साथ, एक तो पानी का इशू है और दूसरा कश्मीर का इशू, जो मेन दो इश्यूज हैं। हम या अमेरिकन की मदद से हम मनवा सकेंगे इंडिया से ये दोनों मसले हल करवा सकेंगे? बिल्कुल। मैं इस पे आने से पहले जो भी डिस्कशन हो रही है, आपने एम्बेसडर साहब से पूछा और मार्शल साहब से, तो थोड़ा सा कमेंट करना चाहता हूँ। वो जो आपने एम्बेसडर साहब से कहा कि वो कहते हैं इनके साथ चीन था, चीन ना होता तो क्या होता है, तो हम तो दोनों से लड़े। तो भाई आपके साथ तो अमेरिका भी था। हाँ, अमेरिका भी था। आपको उसने एक दिन पहले कहा था कि कर लो आपस में। हाँ, ये तो आपके से मामला आता है। हाँ, फिर बिजनेस। हाँ, तो फिर 1.5 दिन में क्या हो गया? वो पाकिस्तान का रिस्पांस था, पाकिस्तान की प्रोफेशनल एसिडेंसी थी जिसने उनको नाको चने चुबाए, और वो पाकिस्तान का जो रिजॉल्व और जो कैपेबिलिटी थी जिसका नमूना हल्का सा हमने दिया, वो उसने मजबूर किया इनको भी, और अमेरिका भी इनकी हेल्प पे आ गया। दूसरा, आप जो कह रहे हैं मार्शल साहब से कि सब टेक्नोलॉजी तो उनके पास है, देखिए हमसे बेहतर है। देखिए उन्होंने, एक तो ये है कि उनकी फौज में वो मोटिवेशन नहीं थी। ठीक, 13-14 लाख की फौज है, 9 लाख तो कश्मीर में डाली हुई है। सही बात। पिछले 2 दहाइयों से स्ट्रेच आउट हो गई है, मोराल डाउन है, भगोड़े हो रहे हैं, खुदकशियां कर रहे हैं, अजीब अजीब वीडियोज आ रही हैं। और बाकी जो जहाज वगैरह लिए उसमें करप्शन की दास्तानें हैं। अब बात हो रही है राफेल लिए कि 7.8 जो है मिलियन यूरो का किक बैक लिया है, फ्रांसीसियों ने उन्होंने हमने दिया आपको, तो उसका क्या जवाब है? तो जब इस तरह से नीयतों में फतूर हो और आप एक हद से ज्यादा अपनी फौज को स्ट्रेच करें और रियलिटी से आंखें चुराएं, तो फिर ये रिजल्ट होता है। तो उनके सर्विंग जनरल जो है ना वो इंटरव्यू दे रहे हैं कि हमारे साथ हो क्या रहा है और इस तरह नहीं होना चाहिए। हाँ? वो नहीं होना चाहिए। देखो, तो अब मैं आता हूँ ये कश्मीर की इशू पे और वाटर इशू पे ना। मैंने ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आपके पास यही सवाल रखूंगा कि हम कैसे मनवाएंगे इंडिया से, क्योंकि मान रहा छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। जैसे ये फरमाइएगा कि हमारे जो दोनों कोर इश्यूज हैं हम इंडिया से कैसे मनवाएंगे, क्योंकि अब वो तो नहीं मान रहा जी। देखिए वो वैसे तो मान नहीं रहा अखबारी बयानों की हद तक, और जैसे है जो टीवी में मेंशन कर रहे हैं या जलसे जुलूस में जो बात करता है, बट मेरा ख्याल है जो पाकिस्तान ने उनको इस दफा जो परफॉर्मेंस दिखाई है और दुनिया जो पाकिस्तान के साथ खड़ी हो गई है, और मीडिएटर जो है, अगर हमने अपने कार्ड सही प्ले किए, कार्ड इस तरह सही प्ले किया, अगर हमने अमेरिका को सही तरह एंगेज करके रखा और दूसरा सऊदी अरेबिया को अगर सही एंगेज करके रखा, तो ये, और साथ कतर को, ये ऐसे 2-3 मुल्क हैं, और ऑफकोर्स चाइना हमारे साथ खड़ा हुआ है। अगर हमने इनके साथ बड़ी कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट की और हमने कहा कि हम आगे तब चलेंगे कि जब इशू रिजॉल्व हो, और इंडिया को भी रियलाइज हो गया है कि पाकिस्तान को वो अंडरमाइन नहीं कर सकते, ये नो और नेवर वाला मामला है। तो मैं ये समझता हूं कि अगर बातचीत कंस्ट्रक्टिव की जाए, उनको रियलाइज कराया जाए कि हमने 77-78 ईयर्स में एक दूसरों पे जंगें भी की हैं, रिसेंट जंग भी हो गई, तो इसका हल बातचीत से निकलेगा। और वैसे भी इंडिया की जो इस वक्त सिचुएशन है, मेरा ख्याल है प्रैक्टिकली कश्मीर उनके हाथ से निकलता जा रहा है। जैसे आपको खालिस्तान के मोड देखे, वो भी उनसे, सिख उनके साथ रहना ही नहीं चाहते, और दुनिया में स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म कर रहे हैं, तमिल उनके साथ ही रहना चाहते, और अरुणाचल प्रदेश 7 ईस्टर्न स्टेट में तो चाइना ने नाम ही चेंज कर दिए पकड़ के, और वहां कितने राइट्स हुए हैं। तो इंडिया के अपने इंटरेस्ट में होगा, अगर वो एज ए मुल्क रहना चाहते हैं तो ये मसले हल करें। और मैं ये समझता हूं कि इस वक्त लीडरशिप में जैसे रोल प्ले किया है, जिस तरह से फौज और पॉलिटिकल गवर्नमेंट एक पेज पर है, तो हमारे साथ जो लीडरशिप के लोग जब बातचीत करेंगे और हुकूमत लेवल पे अगर हमने सही एंगेज करके रखा, जो वर्ल्ड पावर मैटर करती हैं, तो ये दोनों मसले हल हो सकते हैं, और हमें इसमें गिव एंड टेक करना होगा। अब काफी सारा वक्त गुजर चुका है, अक़वाम मुत्तहिदा की ठीक है करारदादें हैं और शिमला एग्रीमेंट भी है, बट हमें आज की सिचुएशन में देखनी होगी, हमें इसका ऐसा हल निकालना होगा जो कश्मीर को भी एक्सेप्टेबल हो और पाकिस्तान इंडिया दोनों को एक्सेप्टेबल हो। तो इंशाल्लाह मेरा ख्याल है कि इस दफा बातचीत से मसले हल होंगे। ठीक, मसूद साहब ये फरमाइएगा, क्या वर्ल्ड पावर्स जिसमें बरतानिया है, अमेरिका है, कुछ हमारे दोस्त हैं, सऊदी अरेबिया है, कतर है, यूएई है,
इंडिया को मजबूर कर पाएंगे कि जनाब आपने कश्मीर का मसला हल करना है और पानी को आपने नहीं छेड़ना, सिंध तास वायदा इंटैक्ट है, ये कर बैठ सकेंगे इसके? जी देखिए, हमें जैसे कि जनरल साहब कह रहे हैं, बिल्कुल मैं जी, आपको आवाज आ रही है जी? मसूद साहब को हमारी आवाज़ नहीं आ रही। ये एजाज साहब आपसे भी बात है कि ये फरमाइएगा कि क्या हम मजबूर कर पाएंगे हमारे दोस्त और वर्ल्ड पावर्स के इंडिया को कि इन मसलों को रिजॉल्व करें आप? जी जावेद साहब, इसका इम्कान तो है, लेकिन प्रोबेबिलिटी मेरे ज़ाती राय में ज़रा कम है। उसकी वजह यह है कि इसका मतलब ये होगा कि भारत ने अपनी पॉलिसी में वो है ना एक मेजर शिफ्ट, उनकी पॉलिसी रही है जी मैनेजमेंट इशू को मैनेज करते रहे, हम हमेशा से रेजोल्यूशन की बात करते रहे। ठीक है। अब वो अगर रेजोल्यूशन की तरफ आते हैं तो इसका मतलब है कि उन्होंने पाकिस्तान का मौक़िफ़ तस्लीम कर लिया। ठीक है। अगरचे इस जंग में उनको बहुत ज़्यादा जो है ना मार पड़ी, लेकिन वो तस्लीम नहीं कर रहे। अच्छा, आप देखिए माजी में जो जंगों की हिस्ट्री रही है ना, उसमें जो हारने वाला फरीक होता है ना, उसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म की पाबंदियां लगती हैं और उससे फिर जीतने वाला अपनी मर्जी की बातें करवा लेता है, जोर से मनवा लेता है। यहाँ वो सूरत हाल नहीं है। यहाँ पे क्योंकि ज़्यादातर जंग जो है वो लॉन्ग रेंज वेपन से हुई है, नुकसान बहुत हुआ है, लेकिन कोई ऐसा ना कोई हमारे पास एक दूसरे के पास कब्जा नहीं किया, ना उन्होंने ना जमीन पे कब्जा हुआ, ना कोई आपने उनके कोई जो है ना POWs की एक्सचेंज, तो ऐसे कोई इशू नहीं है जिसके ऊपर कोई निगोशिएट करते हुए आप उनको गिव एंड टेक करें। तो ये डिपेंड करेगा थर्ड पार्टी जो कि अभी तक अमेरिका उसको लीड कर रहा है उस एफर्ट को, कि वो कितने सिंसियर हैं इस मसले को। बाकी जैसे जनरल साहब ने कहा कि दूसरे दोस्त ममालिक से हमें सफारती एफर्ट्स अपनी करनी चाहिए, लेकिन आजकल की जो जब ये सब रियलिटीज़ है ना, वो सारी इकोनॉमिक नेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, तो वो उसके ऊपर हर मुल्क अपना एक फिल्टर लगाता है कि ये इसमें मेरा क्या फायदा और मेरा पोटेंशियली क्या नुकसान है। तो लेकिन इंडिया ज्यादा दे सकता नहीं अमेरिका को, ट्रेड के मामले में, डिफेंस इक्विपमेंट्स के मामले में। अब देखिए ना सऊदीया के साथ उनके, देखिए ना सऊदीया के साथ भी उनके अभी रिसेंट जो मुआहदे हुए हैं, UAE के साथ उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट बड़े कॉमन है, तो उसमें हमारे लिए किसी का टिल्ट होना जो है ना, ये आई थिंक इज आस्किंग फॉर लिटिल टू मच एज ऑफ नाउ। लेकिन अल्लाह करे कि कोई ऐसी सिचुएशन में तब्दीली आए, क्योंकि अल्टीमेटली देखिए ये तो उनकी हटदर्मी है कि वो अभी तक इस मसले को वो लेके बैठे हुए हैं, लेकिन जिस तरह से कश्मीर की इंडिजिनस मूवमेंट चल रही है, सूनर और लेटर ये हल की तरफ जाएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल। मसूद साहब आपकी तरफ आऊंगा। सर ये फरमाइएगा, ये वाकई वही सवाल पुराना कि वर्ल्ड पावर्स किस हद तक इंडिया को मजबूर कर पाएंगे कि ये दोनों मसले जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग की वजह बन जाते हैं, इनको हल करें? जी मैं यही कह रहा था कि ये जो नैरेटिव है हमारा, इतना कन्विंसिंग होना चाहिए कि दुनिया को, इंटरनेशनल कम्युनिटी को, बड़ी पावर्स को, अपने दोस्तों को ये हमें बताएं आर्गुमेंट्स के साथ, एविडेंस के साथ कि देखिए ये मसला जो है कश्मीर का, ये 4 दफ़ा जंगों का सबब बन चुका है, तो इसका कोई ना कोई हल तो निकालना पड़ेगा। और ये कि इंडिया और पाकिस्तान जो हैं वो नेबर्स हैं, हमने एक दूसरे के साथ रहना है, तो ये तो नहीं हो सकता कि हम एक परपेचुअल हॉस्टिलिटी के स्टेट में रहें। तो इसलिए ये डिपेंड करता है, लेकिन मैं इस बात से भी थोड़ा मुत्तफिक हूँ कि देखिए इंडिया के जो ताल्लुकात हैं कुछ ऐसे बड़े ममालिक से, बड़ी ताकतों से, जैसे अमेरिका है, बरतानिया है, उनसे बहुत करीबी हैं, और हमें बहुत ज़्यादा तवक्को नहीं रखनी चाहिए कि ये ममालिक जो हैं, खुसूसन मगरबी ममालिक, कोई ऐसा यानी कि ऐसी पोजीशन लेंगे कि जो कि पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फेवर करे, यानी कि ये जहन में हमारे होना चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम हमें अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम ये बताएं कि देखें जी इससे तो दोबारा लड़ाई हो सकती है, और दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं। फिर ये वाटर का जो मसला है, वाटर का मसला एक्चुअली बहुत सेंसिटिव है और बहुत ही अहम है हमारे लिए, क्योंकि ये इंडिया पानी इस तरह बंद तो नहीं कर सकता, लेकिन उसमें रुकावटें डाल सकता है।
और चनाब पे उसका जरा अपर हैंड है कंपेयर टू जेलम एंड सिंध, लेकिन वो डाइवर्शन करना और उसके लिए तो बड़े प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ेंगे और टनल्स बनानी पड़ती है, कोई इतना आसान नहीं है, लेकिन वो और कोई हरकतें कर सकता है। तो प्रेशर डालने के लिए पाकिस्तान के ऊपर वाटर को रोकना, और जब हमें पानी की जरूरत हो फसलों के टाइम पे उस वक्त उसको रोकना, इस किस्म की मुश्किलात वो खड़ी करेगा और कर सकता है। दूसरी जहां तक काइनेटिक एक्शन की बात है, अच्छा सर, तो आपका तजर्बा क्या कहता है मसूद साहब, आपका ये तजर्बा क्या कहता है कि ये जो मुज़ाकरात होते हैं इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, ज़ाहिर माजी में भी बहुत मरतबा हुए, इनका नतीजा ना कोई माजी में निकला और कोई आज या मुस्तकबिल में निकलने का कोई है हमें इम्कान के जी मुज़ाकरात का कोई ना कोई नतीजा निकलेगा और इस मरतबा पॉजिटिव होगा? जी देखिए, इस वक्त तो इंडिया के एग्रेशन की वजह से खलीज इतनी बढ़ गई है, उन्होंने इतनी नफरत फैलाई है कि उसको भी ब्रिज करना इतना आसान नहीं होगा, नंबर 1। नंबर 2, जो बायलैटरल हमारा है चैनल टॉक्स का, वो कभी भी तारीख ये बताती है कि आगे चला नहीं, इसलिए कि उसमें इंडिया जो है वो बहुत ही हटदर्मी का मुजाहरा करता है। और अब इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद तो उनकी पोजीशन कश्मीर के ऊपर, टेररिज्म के ऊपर, वाटर के ऊपर बहुत ज्यादा रिजिड हो गई, तो उनसे फ्लेक्सिबिलिटी एक्सपेक्ट करना जरा मेरा ख्याल है इट विल बी टू मच। लेकिन अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी इन्वॉल्व हो जाती है, अमेरिका इन्वॉल्व हो जाता है और प्रेशर डालता है, यूके इन्वॉल्व हो जाता है, जो कि वो कह रहे हैं कि अमेरिका और बरतानिया दोनों ये कह रहे हैं कि हम एक तो ये चाह रहे हैं कि सीज फायर जो है ये परमानेंट हो और इनके दरमियान कम्युनिकेशन शुरू हो। तो अगर ये होता है और बातचीत शुरू होती है, कोई एकदम ओवरनाइट सॉल्यूशंस तो नहीं आएंगे, लेकिन मतलब इससे ये कि थोड़े से हम ये सोच सकते हैं दोनों ममालिक के कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की तरफ जाएं। इंडिया का आप रिकॉर्ड देखें, 70s में यूएन में पाकिस्तान ने ये प्रपोज किया कि हम न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएं साउथ एशिया में, लेकिन जब 74 में उन्होंने वो कर लिया था एक्सप्लोजन, उसके बाद भी पाकिस्तान ने धमाका कर लिया, लेकिन इंडिया नहीं माना। साउथ एशिया न्यूक्लियर फ्री जोन की बात इंडिया ने नहीं चलने दी, अब सार को डिस्पर्शन कर दिया। तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा, पाकिस्तान के हाथ तो नहीं कटे हुए, पाकिस्तान तो बिल्कुल अभी बता दिया है कि अगर हमें छेड़ोगे तो फिर बड़ा मजबूत और भरपूर जवाब मिलेगा। तो पाकिस्तान को ये कोर्स काइनेटिकली मैं ये कह रहा था कि देखिए, इंडिया से हम कोई चीज रूल आउट तो नहीं कर सकते, लेकिन जो इस वक्त उनको सबक मिला है फौजी मैदान में, तो मेरा ख्याल है, मेरे दोनों भाई बैठे हुए ये फौज से, इनका तजर्बा और इनका तजिया मेरे ख्याल मुझसे ज्यादा बेहतर होगा इस सिलसिले में, लेकिन अब वो सोचेंगे दोबारा कोई इस किस्म की हरकत करने से पहले। लेकिन जो मुझे खदशा है वो ये है कि टेररिज्म जो है जिसको वो सपोर्ट करते हैं बलूचिस्तान वगैरह में, उसमें मजीद स्पाइक आ सकती है और वाटर के इशू को वो और मैंने छोटी सी ब्रेक लेनी है और जैन साहब आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि ये जो प्रॉक्सी वार्स हैं सारे पाकिस्तान के अंदर हो रही हैं, टीटीपी की तरफ से, फिर बीएलए की तरफ से और इंडियन स्पॉन्सर्ड है, तो ज़ाहिर है इसके अंदर इजाफा हो रहा है और पाकिस्तान हदफ है इसका। तो कहीं ऐसा तो नहीं जो जंग वो बॉर्डर पे नहीं जीत सका वो पाकिस्तान के अंदर जीत है? छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा जरूर। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। जैसे ये फरमाइएगा, ये जो पाकिस्तान के अंदर सारे दहशतगर्दी और इंडिया की तरफ से हो रही है और बढ़ाई जा रहे हैं और प्रेशर भी बढ़ाए जा रहे हैं और अफगानिस्तान को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पाकिस्तान इसका मुकाबला कैसे करेगा अंदरूनी तौर पे? देखिए, पाकिस्तान ने तो पहले ही पिछले, जैसे मैंने आपसे कहा कि 2 दहाइयों से तो हम ये लड़ रहे थे फितना और ख़वारिज के तहत और बीएलए की कार्रवाई है। मैं खुद ऑपरेशनल कमांडर रहा हूँ, पूरा अफगानिस्तान पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, एक वक्त में मैं इसका ऑपरेशनल कमांडर था और मैं तकरीबन 4 साल लगातार बलूचिस्तान में मैंने ऑपरेट किया है एज ए सीनियर मिलिट्री ऑफिसर। तो अब जो इस वक्त जो हमारी इंडिया से जो छोटी सी शॉर्ट एंड इंटेंस वॉर हुई, इसमें भी कार्रवाई जारी थी और अब इस वक्त तो पाकिस्तान की जो आर्म फोर्सेज, उनका सिक्का पूरी दुनिया पे बैठ गया है। अब ये इनके कदम उखड़ चुके हैं और ये भाग रहे हैं। मैं जो कहना चाह रहा था पहले भी इसमें, अब देखिए ये स्टेटमेंट्स का काम होता है, मिलिट्री आपको एनवायरनमेंट क्रिएट करके देती है, जैसे कहते हैं ना, क्लियर करती है, होल्ड करती है, फिर बेल ट्रांसफर किसी और का काम होता है। तो मिलिट्री ने आपको एनवायरनमेंट क्रिएट कर दी है नेशनल पाकिस्तान लेवल पे और वहां पे भी कर रही है। फितना और ख्वारिज और उसको पांव खुड़ चुके हैं एंड दे आर ऑन द रन।
हमें देखिए ऊपर बिलीव करना चाहिए कि जैसे कहते हैं ना, होल्ड द बुल फ्रॉम द हॉर्न। ठीक। तो चाहे अफगानिस्तान में फितनुल ख्वारिज बैठे हुए हैं, चाहे इंडिया कर रहा है, हमें डायरेक्ट बातचीत करनी चाहिए और अपने डेटर्स के साथ, क्योंकि और न्यूक्लियर पावर, आपकी मिलिट्री का जो है माइट पूरी दुनिया इस्तेमाल करती है, और अपने ऑप्शन ओपन रखने चाहिए। अगर लातों के भूत बातों से नहीं समझ रहे तो लातें इस्तेमाल करनी चाहिए, चाहे वो इंडिया है, चाहे वो अफगानिस्तान है, चाहे कोई भी है। तो मेरा ख्याल है कि हमने कार्ड सही प्ले किए, और एक स्टेट्समैन का काम होता है उनको रियलाइज कराएं। इट शुड बी अ विन विन सिचुएशन। हमारे पाकिस्तान में स्टेबिलिटी हो, इंडिया में हो, हमें एक दूसरे से फायदा होगा। दोनों मुल्कों के लिए बेहतरी है। देखें, दोनों मुल्कों की अगर आवाम आप देखें 2 अरब के करीब बन जाते हैं, चाइना को मिलाएं 3 अरब से ज्यादा आबादी बन जाती है। अगर इसमें कनेक्टिविटी हो, आना जाना फ्री हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, तो आवाम खुशहाल होंगे, सब मुल्क अमीर बनेंगे, मतलब खुशहाल होंगे, तरक्की करेंगे। तो हमें ऐसी बातचीत में बात करनी चाहिए जिसमें एंड रिजल्ट शुड बी विन विन for everybody, for the collective benefit and prosperity। जैसा ये फरमाइएगा, ये पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है सर, जाहिर है अंदर भी बहुत फॉल्ट लाइंस हैं, इंडिया उनको इस्तेमाल कर रहा है, तो इनके लिए क्या करना चाहिए पाकिस्तान को? कोई ऐसा बड़ा मेजर लेना चाहिए जिससे ये अंदर से भी स्टेबिलिटी आ जाए? जी, मेरे ख्याल में रिकंसिलिएशन की जो पॉलिसी है ना, वो हीलिंग टच देगी बलूचिस्तान में भी और बाकी पूरे पाकिस्तान में भी। ठीक। यानी हमें देखिए, पॉलिटिक्स है, पॉलिटिकल ओरिएंटेशन भी एक कुदरती अमर है। जमहूरियत में अपोजिशन का भी उतना ही रोल होता है जितना ट्रेजरी बेंचेस का है, लेकिन ये कोई ऐसी दुश्मनियां नहीं होनी चाहिए कि हम उस मकसद को ही भूल जाएं कि जिसके लिए सारी पॉलिटिक्स है। पाकिस्तान के लिए है ना, पाकिस्तान के जमहूर के लिए है, जमहूरियत का मतलब जमहूर से ही है ना। तो हमें मेरा ख्याल है रिकंसिलिएशन करनी चाहिए, और थोड़ा अपने हमसायों के साथ भी, ईरान के साथ भी, अफगानिस्तान के बाहर भी, इनवर्ड भी और आउटवर्ड भी, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ भी जो, और बलूचिस्तान में इतना बड़ा मसला नहीं है। अगर वहां पे हम थोड़ा सा उनको एक दस्ते शफकत रखें ना जी उन लोगों पे, और उनको एंगेज करें, तो बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो जेन्युइनली रगलाए हुए हैं। मैं खुद, जैसे जनरल साहब कह रहे हैं, मैं खुद भी वहां पे सर्व करता रहा हूँ। अभी भी वो, मतलब वो बाय चॉइस वो पाकिस्तान में आए हुए हैं जी। वो तो इंडिया ने बाद में नैरेटिव बना के तो पता नहीं वो हमारे उसमें फॉल्ट लाइंस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। अदरवाइज वो हमसे अच्छे पाकिस्तानी हैं और हमें उनको एंगेज करना चाहिए। सही बात। इसमें मैं अगर जावेद साहब इजाजत दें तो ऐड करूँ बलूचिस्तान को, कि मैं वहाँ रहा हूँ। अब देखिए, हमें पॉलिसीज ऐसी बनानी चाहिए जो पीपल सेंट्रिक हो, वो सरदार सेंट्रिक ना हो। हमने हमारे सरदारों को एम्पावर किया, भी एरियाज उनके अंडर कर दिए। तो अगर हम पॉलिसीज ऐसी बनाएंगे जो पीपल सेंट्रिक होंगी, तो ये अंदरूनी हमारी जो मुश्किलात हैं, इन पे भी काबू हम आसानी से पा सकते हैं। बहुत अच्छा। अच्छा मसूद साहब, ये फरमाइए सर, ये आखिरी सवाल है आपसे कि सफारती लिहाज से पाकिस्तान को क्या फायदा हुआ था जो मई के पहले हफ्ते में, और क्या अब हम सफारती लिहाज से तगड़े हैं पूरी दुनिया में? जी देखिए, जो हमारा एक भरपूर जवाब था फौजी इंडिया के हमले के बाद, उसने तो डिप्लोमेटिक स्पेस भी क्रिएट की है पाकिस्तान के लिए। क्योंकि एक तो ये कि इंडिया का नैरेटिव जो था कि पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व है, वो नहीं बिका। एक तो ये पहले हमारा गेम है। दूसरी बात यह कि जब फौज ने कार्रवाई की और उन्होंने अपना सिक्का मनवा लिया, पता लग गया दुनिया को कि जी ये तो बड़ा तगड़ा इन्होंने जवाब दिया है, इनको दे शुड नॉट बी टेकन लाइटली। ये बड़ी पावर्स ने भी ये नोट किया है ना, ये सिर्फ इंडिया ने नहीं, इंडिया को तो जो चले हुआ उसके साथ बड़ी पावर ने भी ये नोट किया कि पाकिस्तान शुड नॉट बी टेकन लाइटली। तो ये भी एक आपके लिए गेन है। तो जाहिर बात है कि डिप्लोमेसी को इससे तकवीत मिलती है। अब ये है कि हमारी तो कोशिश यही होगी कि हम बातचीत की तरफ जाएं, डायलॉग की तरफ जाएं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की तरफ जाएं। लेकिन आया इंडिया इसके लिए तैयार होगा? क्योंकि इस वक्त जो वहां पर सरकार है, अनफॉर्चुनेटली वो उसका एक जो वर्ल्ड व्यू है या रीजनल व्यू है, वो बड़ा नैरो बेस्ड है। अब आप ये देखिए, पहले गुफ्तगू में ये बात आई थी, चीन, इंडिया, पाकिस्तान। अब अगर तीनों ममालिक के दरमियान कोलैबोरेशन हो रही हो इस रीजन में, तो आप खुद ही सोचिए कि इस रीजन की खुशहाली और इस्तेहकाम में कितनी मदद मिलेगी। लेकिन इंडिया ने वो पॉलिसी अपनाई है, वो चीन से लड़ रहा है, वो पाकिस्तान से लड़ रहा है, साउथ एशिया के जो छोटे ममालिक हैं वो अनकंफर्टेबल हैं। तो मेरा मतलब है कि इस तरह तो बात नहीं चलती ना। डिप्लोमेसी तो ये नहीं है, ये तो एक धौंस है, कोर्शन है।
और जाहिर बात है कि अब हमें इस चीज को बताना पड़ेगा कि देखिए टेररिज्म का जो मसला है वो पाकिस्तान का बड़ा मसला है, वो इंडिया का मसला नहीं है सिर्फ। और इंडिया जो कहता है कि पाकिस्तान इन्वॉल्व है, तो हमारे पास भी एविडेंस है। उन्होंने नॉर्थ अमेरिका में भी जाके जो है असैसिनेशंस की हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये सारी चीजें हमें अब एम्पेरिकल एविडेंस जो है दुनिया को देना पड़ेगा। दूसरे, अपनी वल्नरेबिलिटी जो है हमारी इंटरनल या एक्सटर्नल बॉर्डर्स की, जो जाहिर बात है एक वॉलेटाइल एनवायरनमेंट है जोग्राफिकली हमारे लिए, उसके लिए हमें पूरी तैयारी जो अपनी रखनी पड़ेगी। हम इंडिया को ट्रस्ट नहीं कर सकते, ये बड़ा जरूरी है हमारे लिए। और बाकी इंटरनल कोहेजन, नेशनल इंटीग्रेशन, इसके लिए गवर्नेंस, इकोनॉमी को इम्प्रूव नहीं, बड़ी बात है। वैसे मसूद साहब आपने माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से सम अप किया है कि ज़ाहिर है एक जंग जो फौज ने लड़ी है उसको ज़ाहिर है सफारती टेबल पे अब सफ़ीरों ने ही उसका फ़ायदा उठाना है। ख़ासत आपने प्रोग्राम, अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किस्म की मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज़ एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।